साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो मेरी तरफ से व मेरे चैनल की तरफ से जो प्रतियोगी परीक्षार्थी जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं व आशीर्वाद कि वो इस परीक्षा में जिस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की है उसी तरह से आगे और उच्च कोट से सफलता प्राप्त करें तथा प्रतियोगिता परीक्षा के जो उत्तर रह गए हैं उनमें से प्रश्न संख्या 6, 7, 8 के प्रश्नों का समीक्षात्मक उत्तर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी लोग अपने उत्तरों से इन उत्तरों का मिलान कर लें। इनमें ज़रूर ही कुछ न कुछ आपको अलग चीज़ अवश्य प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 6वां, श्री कालिदास जी के महान ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णित है कि कवण ऋषि के आश्रम में पेड़ पौधों की सेवा व पानी डालते हुए किस नायिका ने यह कहा कि इति वृक्ष सिंचनम रूपयति, तथा उस नायिका की शादी में किसने रेशम के वस्त्र सप्रेम भेंट दिए थे। प्रश्न नंबर 6वां, भारत की ऐतिहासिकता और भारत के नामांतरण से संबंधित है। महर्षि विश्वामित्र व मेनका से शकुंतला जी का जन्म हुआ था। शकुंतला की जीवन की रक्षा जंगल में, वन में एक तोते के द्वारा की गई थी और फिर वह कवण ऋषि को प्राप्त हुई थी और कवण ऋषि ने उनकी का पालन पोषण किया था और अपने आश्रम में अन्य सखियों के साथ उनको रखा था। वहीं वो पली बढ़ी थी। कवण ऋषि को पेड़ पौधों और फूल पत्तियों से बहुत स्नेह था और उन्होंने अपने आश्रम में दिव्य जड़ी बूटियों और वृक्षों को लगा रखा था, जिनके आश्रम के सभी लोग सेवा शुश्रूषा और पानी देना तथा पेड़ों का रख रखाव करने में समर्पित रहते थे, जैसा कि आश्रम में आज भी देखा जाता है। एक बार कवण ऋषि विशेष तपस्या और अपने अनुष्ठान के लिए उनको बाहर जाना पड़ा, तो उस पेड़ पौधों के और रख रखाव और सेवा की जिम्मेदारी वो शकुंतला को सुपुर्द कर गए। एक दिन सभी सखियां और शकुंतला मिलकर पेड़ पौधों को पानी डाल रही थीं। समय ज़्यादा हो गया था, भोजन का समय हो गया था। आश्रम में एक विशेष व्यवस्था होती है कि एक पुकार के साथ ही सभी लोगों को भोजन के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि पेड़ पौधों में पानी नहीं पड़ पाया था, शकुंतला पेड़ पौधों में पानी डालने में व्यस्त और समर्पित थी, तो उनकी सखियों ने हास्य रूप में कटाक्ष करते हुए उनसे कहा कि शकुंतला अपने जो ऋषि हैं उनसे डरती है और डर के कारण पेड़ पौधों में पानी कुछ ज़्यादा डालती है। ये एक हास्य भाव से उन्होंने कहा। तब शकुंतला ने यह संबोधन करते हुए यह उत्तर दिया कि इति वृक्षम सिंचनम रूपयति, इन पेड़ पौधों को हम अपने शरीर की तरह देखभाल करते हैं और इनकी सेवा शुश्रूषा और इनको पानी देते हैं। आगे चलकर जब शकुंतला और राजा दुष्यंत की शादी तय हुई, तब कवण ऋषि ने एक कन्या के रूप में शकुंतला जी की विदाई की। उस विदाई में वृक्षों ने, पेड़ पौधों ने रेशम के वस्त्र और आभूषण सप्रेम भेंट दिए थे। श्री कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम में इसका बहुत ही अच्छा रूपांतरण तथा वर्णन किया है। राजा दुष्यंत व शकुंतला से उत्पन्न संतान का नाम भरत था। भरत एक दिन विचरण में जंगल की तरफ जा रहे थे कि देखा कि एक शेर ने एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया है। भरत ने उस बच्चे को शेर के जबड़े से निकाल लिया। यह दृश्य सारे गांव वालों ने और आसपास की जनता ने देखा और उन्होंने उस बच्चे की प्राण की रक्षा की। तभी से हमारे देश का नाम आर्यावर्त से भारत पड़ गया, उन्हीं भरत जी के नाम पर। अभिज्ञान शकुंतलम महान ग्रंथ में श्री कालिदास जी ने इस सारे वृतांत का बड़े ही अद्भुत और रोमांचक रूप से वर्णन किया है, जो कि बहुत ही
आदर्श और पढ़ने योग्य है। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 7 पर। तो पहले मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद इसका उत्तर बताऊँगा। अभी हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की लवली चौबे, पिंकी सिंह, रूपा रानी तिर्की, मौनी के नाम विशेष रूप से चर्चा में रहे। उन्होंने किस क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त की, यह जानकारी आपको देना है। लॉन बॉल गेम्स की कैप्टन हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम को 17-10 के पॉइंटों से हराया और गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। भारत ने 92 ईयर्स के बाद इसमें डायरेक्ट गोल्ड मेडल अभी तक पहली बार जीता है। अभी तक इस स्पर्धा में कोई भी पदक इससे पूर्व भारतीय टीम ने नहीं जीता था। ये 92 ईयर्स के बाद पहली बार ही गोल्ड मेडल जीता है। सभी बच्चियां भारत की भविष्य हैं और बधाई के पात्र हैं। उन पूरी टीम को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि वो भारत का झंडा इसी तरह विश्व स्तर पर ओलंपिक में भी ऊंचा करें। अब हम चलते चलते आ गए प्रतियोगिता के प्रश्न नंबर 8 पर। 8 जो है ये उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत की राजनीतिक एक्टिविटी से संबंधित है। पहले मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इसके बाद फिर उत्तर का समीक्षात्मक उत्तर आपको प्रदान करूँगा। 8वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पदारूढ़ मुख्यमंत्री, मतलब जो पद पर हो, उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1958 में विधानसभा उपचुनाव था ये, का चुनाव लड़ना पड़ा। वह किस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे। इस संबंधित प्रसंग की घटना ने भारत के लोकतंत्र में एक नई विचारधारा को प्रतिपादित किया। पदारूढ़ मुख्यमंत्री को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। ये एक नई सोच जो है भारत के लोकतंत्र में पहली बार ये प्रकट हुई। यह उपचुनाव किस सीट पर हुआ था तथा किस महिला प्रत्याशी ने चुनाव जीता था और मुख्यमंत्री जी को हराया था, ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 वास्तव में आज लोकतंत्र की ज्वलंत जो उदाहरण हैं उनसे संबंधित है और अब तो लगभग विश्व के कुछ देशों को छोड़कर बकाया अन्य सभी देशों में लोकतंत्र प्रणाली ही सफल प्रणाली मान ली गई है और धीरे धीरे जहाँ पर राजतंत्र या अधिनायक तंत्र भी है जिन देशों में, वहाँ पर भी लोकतंत्र अपने पैर पसार रहा है और जनता उग्र आंदोलन उन देशों में कर रही है लोकतंत्र की विजय के लिए। तो लोकतंत्र के अभिमत को, लोकतंत्र प्रणाली को महत्व और उसके महत्व और उसके गुणों को के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रश्न प्रतियोगिता में पूछा गया है और इसका उत्तर भी बड़ा ही अच्छा है कि चंद्रभान गुप्त जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में ये एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई थी जब लोकप्रिय मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त उपचुनाव लड़ रहे थे। महोबा कॉन्स्टिट्यूंसी से सन 1958 में ये उपचुनाव हुआ था। मौधा पहले जनपद हमीरपुर में था, अब कट के ये एक मतलब संप्रभु जिला बन गया है ये कहा जाए। तब ये हमीरपुर में था और हमीरपुर के राजनीतिक परिक्षेत्र में क्रांतिकारी बुंदेलखंड केसरी श्री शत्रुघ्न सिंह साहब का बड़ा ही सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व था और उनकी छवि इतनी निराली थी कि मतलब जो आज के नेता वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते उस सोच तक, इतनी सामाजिक और राजनीतिक, और वास्तव में वो तो क्रांतिकारी ही थे। तो उनकी पत्नी श्रीमती राजेंद्र कुमारी जी चुनाव लड़ी थी। राजेंद्र कुमारी जी भी स्वतंत्रता सेनानी थी और 4 बार पहले अपने पति दीवान शत्रुघ्न सिंह साहब के साथ वो जेल भी जा चुकी थी। कर्मठ महिला थी, महिला जगत के वो एक नक्षत्र थी ये कहा जाए और उन्होंने सीधे कर्मवाद और सामाजिक व्यवस्था का एक अटल उदाहरण प्रस्तुत किए थे अपनी जीवन यात्रा में। चंद्रभान गुप्त जी भी बड़े लोकप्रिय थे।
और कांग्रेस में उनका वर्चस्व था, तीसरी बार मुख्यमंत्री थे, यहाँ से लेके और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक उनकी पहुँच थी। कभी कोई सपने में सोच ही नहीं सकता था कि वो चुनाव हार भी जाएंगे। बहुत ही कांटे का चुनाव हुआ और उसमें कोई हथियार या लोहा बम और बंदूक इस तरह का वो नहीं था चलन। सीधे सीधे राजनीतिक वर्चस्व विचारधारा की लड़ाई थी, विचारधारा की। और उस विचारधारा की लड़ाई में अंत में शत्रुघ्न साहब की पत्नी श्रीमती राजेंद्र कुमारी जी को विजय प्राप्त हुई थी और मुख्यमंत्री जी को निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा था। ये भारत की राजनीति का एक पहला बिंदु था जिसमें एक मुख्यमंत्री एक महिला से हारे थे उपचुनाव में। लोकतंत्र की यात्रा में भारतीय नेताओं को सोचने के लिए विवश होना पड़ा था। इस लोकतंत्र के महत्व को दर्शाने के लिए ही ये क्वेश्चन प्रतियोगिता में विशेष रूप से पूछा गया है। लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, हथियार, बंदूक, माफियागिरी, गुंडागर्दी, अपव्यय, पैसे का अपव्यय समाप्त करें और अच्छे प्रत्याशी को आप जिताएं जिससे आपके क्षेत्र की में एक अच्छी विचारधारा हो और अच्छे लोग जीतकर जनता की सेवा कर सकें। इस तरह इस ब्लॉक में प्रतियोगिता के क्रमशः प्रश्न संख्या 6, 7, 8 का समीक्षात्मक उत्तर प्रदान कर दिए गए हैं। आगे के उत्तर अगले ब्लॉक में प्रदान किए जाएंगे यथाशीघ्र। और कई बच्चों ने प्रश्न नंबर 18 के बारे में बहुत ही जिज्ञासा जाहिर की है और ये प्रश्न किया है कि सबसे लास्ट में कौन से महारथी उतरे थे। प्रश्न नंबर 18 आपको मालूम ही होगा। तो भाई सत्य बात तो यह है कि सबसे लास्ट में हनुमान जी महाराज रथ के झंडे पर विराजमान थे, जो सबसे आखिरी में उतरे थे और उनके उतरते ही वो रथ जलकर स्वाहा हो गया था। अब हनुमान जी कहाँ रहेंगे? अरे हनुमान जी पवन जी के पुत्र हैं, तो पवन में ही तो रहेंगे, उनको पवन में ही आनंद आता है, हवा में हैं। इसीलिए जल, थल, नभ तीनों जो स्थान हैं उनमें हनुमान जी हवा के रूप में, पवन के रूप में विराजमान रहते हैं। और जब कलयुग में हनुमान जी जीवित देवता माने जाते हैं, जीवित भगवान, वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान श्री राम जी की कथा के लिए इस मृत्यु लोक में रह गए हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी आया कि उनका निवास कहाँ है इस समय। तो वो हर तुलसी जी के पौधे पर ही निवास करते हैं और जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ हनुमान जी की शक्तियाँ, उनके अंश पहुँच ही जाते हैं। जैसे सुंदरकांड में विभीषण जी ने अपने मकान के सामने तुलसी जी का पौधा रोपित किया था, तो हनुमान जी उस लंका में भी विभीषण जी के मकान के सामने पहुंच गए और पूरी लंका जल के स्वाहा हो गई। सिर्फ एक विभीषण जी का घर नहीं जला था, क्योंकि उनके मकान के सामने तुलसी जी का पावन पौधा लगा था। तो इसलिए तुलसी जी का पौधा घर घर लगाइए, इसमें विभेद मत करिए, सभी लोग लगाइए और ईश्वर अंश की शक्ति को प्राप्त करके अपने घर के से जोड़िए। ये है भाव तुलसी जी के पौधे का। एक तुलसी जी पे और बड़ा उदाहरण आपको देंगे किसी भी दिन, लेकिन अभी तो ये है कि भाई ये प्रतियोगिता का अंश हमको जन जन तक पहुंचाना है कि प्रकृति पर्यावरण जलवायु की रक्षा करें। तो जलवायु और पर्यावरण और जो है पेड़ पौधों की रक्षा करें, प्रकृति पर्यावरण व जलवायु के अच्छे संदेश जन जन तक पहुंचाएं। और हमारी प्रतियोगिता और हमारे चैनल का यही मूल उद्देश्य है। इसमें आप भी भागीदार बनें और फॉरवर्ड करें अपने मिलने जुलने वालों को और हमको हमारा सहयोग करते हुए उत्साहवर्धन करें। हमारा धन्यवाद।